मैं डॉक्टर विजय श्राफ, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में मनु के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मनु एक आदि पुरुष रहे हैं और जिनके विषय में माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। जब संसार में प्रलय आई थी उस समय केवल मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ही बचे थे और उनसे ही सृष्टि का वापस प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये भी माना जाता है कि मनु सूर्य के पुत्र रहे हैं और मनु एक पद भी रही है, जो कि जो भी राजा उस समय जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय जो भी राजा बनता था उसको मनु की पदवी दी जाती थी। और इस प्रकार से ये माना जाता है कि लगभग 14 मनु रहे हैं। और इसीलिए जो मनु की प्रमुख पुस्तक है मनु स्मृति, उसको भी लगभग 14 मनु हुए हैं जिन्होंने कि धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया। जैसे जैसे समाज का विकास होता गया वैसे वैसे उसमें संशोधन होते चले गए। जब एक परिवार से कई परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर का सृजन हुआ, ऐसे समय में सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। और सामाजिक व्यवस्था में फिर मनु ने 2 प्रकार की व्यवस्था की। एक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि 4 वर्ण माने गए थे और कार्य के आधार पर वर्णों का निर्धारण किया जाता था। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। दूसरी ओर जो ब्राह्मण थे उनका काम था शिक्षा देने का काम करना, नियम कानून आदि का पालन करना और पालन करवाना। इसी प्रकार क्षत्रिय थे जिनका काम था कि अंदर से, देश के अंदर से और देश के बाहर से देश की सीमाओं की रक्षा करना। तीसरा वैश्य का कार्य था जो व्यापार आदि करते थे और बाहर जाकर व्यापार करते थे और वहाँ से सामान लाके अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और चौथा जो वर्ग था शूद्र वर्ग, वो समाज के अन्य कार्यों को करता था, जिसमें खेती बाड़ी आदि जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनका निर्माण करना। दूसरी व्यवस्था समाज की गई थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हुए 4 भागों में डिवाइड की गई, जिसमें एक आश्रम 25 वर्ष का माना गया। 1 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करता था। जब 25 वर्ष की उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी उसके पश्चात वो आकर और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष की आयु उसकी पूरी हुई, यहाँ उसके बच्चे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और वह वानप्रस्थ आश्रम में जाकर समाज के हित में काम करना, समाज के लिए विकास के लिए काम करना, समाज को सहयोग देना, इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में उसका कार्य होता था। और तत्पश्चात 75 वर्ष की आयु के बाद वो इस बात के लिए तैयार हो जाता था कि वो अब उसे भगवान की ओर समर्पण करना है। इसी प्रकार से जब समाज का बहुत ज़्यादा विकास हो गया तो ऐसे विकास के समय मनु को धर्म की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि धर्म का अर्थ होता है, धर्म धृत धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। यानी राजा धर्म को धारण करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेगा। एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में दखल नहीं देगा और इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी और राजा धर्म का पालन करवाएगा और स्वयं धर्म को धारण करेगा। इसके साथ साथ मनु ने जो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया है, उन्होंने बताया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। यानी जो हमारे देवता हैं, 9 देवता हैं, उन देवताओं के अग्नि, वरुण, तमाम जो देवता हैं, इंद्र देवता, कुबेर देवता, उन सब के अंश को लेकर राजा का निर्माण किया गया है। इस प्रकार जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वरीय दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत के माध्यम से ही हुई है। इसके उपरांत मनु बताते हैं कि राज्य का जो रूप है वो एक जैविक के समान है, जीव के समान है। जैसे उसके विभिन्न अंग होते हैं शरीर के, उसी प्रकार से राज्य के अंग होते हैं। इन राज्य के अंगों के उन्होंने 7 अंग बताए हैं। इन 7 अंगों में राजा, अमात्य, राजा के विषय में होता है कि राजा राज्य का मस्तिष्क होता है। राजा को सहायता देने के लिए अमात्य होते हैं। इसी प्रकार से जनपद, जन यानी पद, तो जन यानी जनता और पद यानी भूमि। तो जनपद
इसके द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। इसके बाद उपरांत आता है दुर्ग, और दुर्ग 4 प्रकार के बताए गए हैं, पहाड़ी दुर्ग, धनवन दुर्ग, रेगिस्तानी दुर्ग और वन दुर्ग। तो सबसे अच्छा जो दुर्ग माना गया है वो पहाड़ी दुर्ग माना गया है। और इस प्रकार से पहाड़ अधिकतर आप देखेंगे कि अपने आसपास जहाँ भी बहुत सारे दुर्ग हैं, बहुत सारी रियासतें रही हैं, वह अधिकांश तक पहाड़ों पर ही दुर्ग मिलेंगे। इसी प्रकार से पहाड़ी दुर्ग के अलावा दूसरा उदाहरण है जल दुर्ग का। तो जल दुर्ग आपको झालावाड़ के गागरोन क्षेत्र, गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से जो घने जंगलों में है तो उदयपुर के महाराज का जो पैलेस है वहाँ जंगल में, वो एक वन दुर्ग के रूप में है। इसी प्रकार से हम राजस्थान में ही देखेंगे कि जिसे स्वतंत्र सोनार किला कहा जाता है, सोनार किला जैसलमेर, वो एक धनवन दुर्ग के रूप में जाना जाता है, या जो कि रेगिस्तानी दुर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दुर्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग के रूप में पहाड़ी दुर्ग को माना गया है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि अगला उन्होंने बताया है कि कोष, तो कोष यानी कोष किसी भी राज्य की रीढ़ होता है। तो कोष को किस प्रकार से संचालित किया जाए, कैसे टैक्स लगाए जाएं, कर की व्यवस्था कैसे की जाए, किस प्रकार से जिससे कि जनता को भी नुकसान नहीं पहुंचे, इस प्रकार से करों के सिद्धांत अपनाए गए, जिससे कि कभी मान लो मुसीबत आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो ऐसे समय में कर्ज की माफ़ी की जा सके और जनता को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो इसके साथ साथ जो अगला बताया गया है वो बताया गया है संप्रभुता। संप्रभुता यानी दंडनीय शक्ति। तो दंडनीय शक्ति जहाँ की जिसको हम संप्रभुता शक्ति के रूप में आज जानते हैं, वो राजा के पास निहित होगी और राजा किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सकता है। और सबसे अंत में है मित्र, यानी मित्र से अभिप्राय केवल मित्र से नहीं है, दोस्त से नहीं है, वरन मित्र से अभिप्राय है कि हमारा पड़ोसी देश, राजा का पड़ोसी देश। और इसके लिए भी मित्र के अंतर्गत भी कई चीज़ें अपनाई गई हैं, जिनमें कि हम जानते हैं कि सबसे पहले 60 गुण्य नीति है। इस 60 गुण्य नीति में संधि, विग्रह, यान, द्वैधी भाव, आश्रय, संश्रय, इस प्रकार की नीति अपनाई गई है। दूसरे उपाय बताए गए हैं जो कि हम सभी जानते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद, ये उपाय बताए गए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर राजा अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित करेगा। और कौन सा पड़ोसी राज्य कैसा है, इसके लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत बताया है। और मंडल सिद्धांत का मतलब है जैसे कि हमारा भारत, तो विजयकुशेरा राजा के रूप में हमारा भारत है। भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसे हम शत्रु के रूप में मानेंगे, या जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगी हुई हैं वो हमारे शत्रु के रूप में होंगे। तो मित्र, मित्र के बाद शत्रु, और शत्रु से जो लगा हुआ राष्ट्र है वो हमारा मित्र होगा। जो शत्रु है उसका वो शत्रु होगा और लेकिन हमारा मित्र होगा। मित्र का पड़ोसी शत्रु का मित्र होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 राज्यों तक का सिद्धांत बताया है कि जब राजा किसी भी दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करेगा तो वो यह देख लेगा मंडल सिद्धांत के अनुसार कि कौन सा राजा किस पोजीशन में है, कौन सा राज्य किस स्थिति में है, वो हमारे मित्र की श्रेणी में आता है कि वो हमारे शत्रु की श्रेणी में आता है कि वो शत्रु के मित्र की श्रेणी में आता है, और तभी उसके ऊपर किसी प्रकार का विश्वास कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन विचारक बहुत उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने कि उस समय थे। और हमारे प्राचीन विचारों की यदि हम धारणाओं का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि आज भी जो हमारी विदेश नीति निर्धारित होती है या विदेश नीति में इन सब नीतियों को ध्यान में रखा जाता है। तो मनु के विषय में जानना हमें इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि मनु हमारे युग पुरुष रहे हैं और उनके द्वारा ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और मनु से ही सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। और वहाँ से जो व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं वो निरंतर आज भी कुछ अंशों में जारी हैं विकास के साथ साथ। थैंक यू।